देखो बच्चों, क्या है, पिछली क्लास के नोट्स तो मिल गए थे ना तुमको बच्चों? यस सर। रिवाइज किए नोट्स? रिवाइज किए भाई? यस सर। यस सर। ओके, ये था पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन, हमने ये वाला किया था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। अब जैसे हमने चार्जिंग की बात करी है उसी तरह से डिस्चार्जिंग की भी बात कर सकते हैं, है ना? जैसे क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। भाई क्या है, एक कैपेसिटर है, उसको हमने क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट चार्ज दिया हुआ था, है ना? और एक स्विच के थ्रू रेजिस्टर से उसको हमने कनेक्ट कर रखा, ठीक है? स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0, है ना? तो हमें पता लगाना है फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम टी। चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी हमको पता लगाना। तो कैसे पता लगाएं भाई? देखो क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे, अभी तो क्या है, ये वाला चार्ज फ्लो होने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो इसलिए चार्ज फ्लो नहीं होगा, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो देखो बच्चों, जैसा मैंने बताया था, एक तो क्या होता है t इक्वल टू 0 प्लस वाला एनालिसिस, एट t इक्वल टू 0 प्लस। तो एट t इक्वल टू 0 प्लस क्या होगा बच्चों, सर्किट में करंट तो कुछ फाइनाइट रेट से ही फ्लो हो सकता है ना? और फाइनाइट रेट से करंट होगा, फ्लो होगा तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम में तो जो चार्ज फ्लो होगा वो बहुत कम फ्लो होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है, t इक्वल टू 0 प्लस जो चार्ज रहेगा वो तो क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट ही रहेगा, है ना? हाँ सर। और अगर ऐसा रहेगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप रहेगा क्यू नॉट बाई सी, तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी ड्रॉप आ जाएगा कितना, क्यू नॉट बाई सी। अब रेजिस्टर के अक्रॉस अगर क्यू नॉट बाई सी ड्रॉप आ गया तो करंट फ्लो कर जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी क्यू नॉट बाई आर सी, इतना करंट फ्लो कर जाएगा। दिस विल बी इनिशियल करंट, है ना? अब ये करंट किधर फ्लो करेगा, रेजिस्टर में तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ही फ्लो करता है, तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा और ये ऐसे ऊपर जाएगा, इधर से यूं बाहर निकलेगा, ठीक है? तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसमें से चार्ज बाहर निकलेगा, पॉजिटिव प्लेट से चार्ज बाहर निकलेगा, है ना? यस सर।
और क्या है, नेगेटिव प्लेट में चार्ज एंटर करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ चार्ज ऑन कैपेसिटर कम होगा? हाँ सर। यस सर। है ना? तो ये जो Q नॉट बाई RC है ना, ये क्या है, Q नॉट बाई चार्ज ऑन कैपेसिटर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग at an initial rate of Q naught by RC. Charge on capacitor will start decreasing at an initial rate of Q naught by RC. है ना? यस सर। अच्छा, फिर क्या होगा? Now as time increases, charge on capacitor will decrease, implies potential drop across capacitor will also decrease. Which implies current will also decrease. Implies rate of discharging will decrease. है ना? लेकिन जब तक चार्ज है कैपेसिटर पे तब तक करंट फ्लो होता रहेगा, और करंट फ्लो होता रहेगा तो चार्ज कम होता रहेगा, है ना? तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली क्या मैं बोल सकता हूं कि करंट फ्लो होना तभी बंद होगा जब कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा। यस। Current flow will stop only when charge सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर को आवाज नहीं आ रही। इस
स्टेट को क्या कहेंगे बच्चों? स्टेडी स्टेट। तो इनिशियल सर्किट में क्या हो रहा है ये पता चल गया, स्टेडी स्टेट में सर्किट में क्या होगा ये पता चल गया, बीच में क्या होगा ये पता करना है। तो मान लेते हैं बीच में कैपेसिटर पे चार्ज हो गया Q, अब अभी आपके कुछ बच्चों को मैसेज आया। अच्छा हम मान लेते हैं कैपेसिटर पर चार्ज हो जाएगा कितना? Q। कितने टाइम पर? एट टाइम T। सर्किट कुछ इस तरह की स्टेट में पहुंच जाता है। अगर ऐसी स्टेट में सर्किट पहुंच गया इसका मतलब क्या है? और मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है I, तो I और Q में क्या रिलेशन हो जाएगा? क्या I को माइनस dQ/dt ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। और I को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा Q/C डिवाइड R, यानी Q/R। तो I की क्या वैल्यू आ जाएगी? Q डिवाइडेड बाय R। सर आपका आवाज नहीं आ रहा अच्छे से, कट रहा है बस बीच बीच में। हाँ सर, कट गया। मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस dQ/dt तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dQ/Q इज इक्वल टू माइनस T डिवाइडेड बाय R। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। T इक्वल टू 0 पे चार्ज था Q0, T टाइम पे चार्ज मान लेते हैं Q, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? LHS में आ जाएगा ln ऑफ Q माइनस ln ऑफ Q0 इक्वल टू माइनस T/RC, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ Q डिवाइडेड बाय Q0 इक्वल टू माइनस T/RC, या Q इक्वल टू Q0
t raised to the power minus t by RC. है ना? ये इक्वेशन क्या बता रही है? चार्ज एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है. चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आ जाएगा बच्चों. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? t इक्वल टू RC अगर आप रख देते हैं एट t इक्वल टू RC, चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q0 e की पावर -1 यानी Q0 डिवाइडेड बाई E, मतलब 0.37 Q0. इतना चार्ज इसके पास, मतलब अगेन 63% discharging gets completed in one time constant. टोटल हीट प्रोड्यूस्ड अगर लिखनी है हमें तो क्या उसको सीधे सीधे Q0 स्क्वायर बाई 2C लिख सकते हैं बच्चों? है ना? कैसे? हमने सर्किट की इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखा. बच्चों आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? यस Yes. सर. हाँ सर. ओके. हमने क्या है, सर्किट की इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखा. ये इनिशियल स्टेट थी. फाइनल स्टेट में क्या हो गया? चार्ज 0 हो गया. तो क्या हुआ? इनिशियली एनर्जी कैपेसिटर में Q0 स्क्वायर बाई 2C स्टोर्ड थी. फाइनल एनर्जी 0 हो गई, यानी एनर्जी लॉस्ट क्या हो गई? एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू Q0 स्क्वायर बाई 2C. यही हीट की फॉर्म में डिसिपेट हुआ है ना? और कहीं पे जाके तो ये एनर्जी स्टोर हुई नहीं. Yes. सर आप पेज ऊपर ले सकते हो क्या? हाँ हाँ बेटा.
हो गया बच्चों ये वाला? हाँ सर। अगले पेज पे चलें भाई, ये वाला भी हो गया। हाँ सर। Yes, ओके ओके, है ना। और देखो इसमें जो अगले टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं वो कैसे हैं। मान लो हमें क्या है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया गया है ना, और उसमें पूछ रहे हैं कि बताओ कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, क्या होगा। देखो किस तरीके से कि ये एक रेजिस्टर है R, ये एक बैटरी है ऑफ EMF E, और ठीक है। ये है स्विच S, ठीक है। हमें कहा जा रहा है इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज and switch S was closed at t equal to 0. Find the charge on capacitor at time t. तो बच्चों देखो कैसे पता लगाएंगे इसको। अब देखो इसमें दो तीन चीजें होती हैं। पहला, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t। दूसरा, इनिशियल वैल्यूज ऑफ I1 I2 I3। और तीसरा, स्टेडी स्टेट वैल्यूज ऑफ I1 I2 I3 and the charge on capacitor।
सर एक बार पिछला पेज दिखा सकते हैं? ये वाला हाँ सर। हो गया सर। देखो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने के लिए पहले तो अपन इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर फर्स्ट पे आएंगे, है ना। तो हम बात करते हैं एट t इक्वल टू 0 प्लस, जब हमने स्विच क्लोज ही किया है उसके जस्ट बाद की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये E है, ये R है, ये 2R है, ये R है, और ये कैपेसिटेंस C, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, charge on capacitor will remain same as before? बोलो बच्चों। यस सर। क्योंकि करंट फाइनाइट फ्लो होगा, dt स्मॉल है, तो जो चार्ज आएगा वो I dt के बराबर आएगा। तो dt टेंडिंग टू 0, फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विच इज टेंडिंग टू 0, ये 0 हो जाता है ना। यानी कि सेम एज बिफोर का मतलब दैट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी 0। कब, जब मैंने स्विच जस्ट क्लोज ही किया। अब अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर भी 0 ही होगा। implies potential drop across capacitor is also 0। तो अगर ऐसा है तो देखना बच्चों कि मैं इस पॉइंट के पोटेंशियल को अगर 0 मानूं, तो ये वाला पॉइंट 0 पोटेंशियल पे है, ये वाला 0 पे है। इस वाले को x मानूं अगर, तो ये भी x आ जाएगा ना। ये पूरा एनालिसिस t इक्वल टू 0 प्लस पे कर रहे हैं, और ये x आ जाएगा, तो क्या ये भी x आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो पोटेंशियल ड्रॉप इस 2R रेजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है, क्या वही ड्रॉप R के अक्रॉस भी आ रहा है। यस सर। जो 2R के अक्रॉस आ रहा है वही R के अक्रॉस भी आ रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इन दोनों का। क्या इन दोनों को पैरेलल में बोल सकते हैं अपन। इनफैक्ट पता है क्या है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं भाई, कैपेसिटर के अक्रॉस जब कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं आ रहा, तो कैपेसिटर इज एज गुड एज एन आइडियल वायर।
उस इंस्टेंट पे, हमेशा नहीं, सिर्फ उस इंस्टेंट पे जब कैपेसिटर अनचार्ज्ड है आप उसको आइडियल वायर से रिप्लेस कर सकते हो। ये बात समझ में आती है? ये हो Yes, गया sir. 2R, ये हो गया R, ये हो गया R। तो 2R और R का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? क्या ये 2R/3 आ जाएगा बच्चों? और फिर 2R/3 और R सीरीज में हो जाएंगे, है ना? 2R/3 और R जो हो जाएंगे वो सीरीज में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इनका इक्विवेलेंट मिला करके 5R/3 हो जाएगा। तो करंट बैटरी से कितना फ्लो करेगा बच्चों? इसको I1 बोल रखा है, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी E डिवाइडेड बाई 5R/3, यानी कि 3E/5R। I1 की वैल्यू आ जाएगी 3E/5R। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. अब I1 अगर 3/5R आ गया तो ये जो I1 करंट है अब ये दो हिस्सों में बटेगा, I2 और I3 में डिवाइड होगा। ये क्या ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा? तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 इंटू 3E/5R, यानी कि कितना? 2E/5R। और I3 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ऑफ 3E/5R, इसका मतलब E/5। क्या ये दोनों बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब कैपेसिटर वाली ब्रांच में कौन सा करंट जा रहा है I1, I2, I3 में से? I2. I2। I2 जा रहा है। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ऑल्सो? हालांकि पूछा नहीं है ऑल्सो, लेकिन किसी सवाल में पूछ लिए जाए आगे तो इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या लिखूंगा? I2। I2। इनिशियल रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा 2E/5R। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अब बात कर लेते हैं किसकी बच्चों? जो थर्ड पार्ट था हमारा, स्टेडी स्टेट वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3 and charge। स्टडीड स्टेट वैल्यूज ऑफ I1, I2, I3 एंड Q, ये हमें पता लगाना है। तो ये कैसे पता लगाएंगे बच्चों? देखो, स्टडी स्टेट की क्या खास बात होती है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी स्टेट? मैंने पिछली क्लास में समझाया था ना बच्चों। Charge on capacitor is constant। बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट। चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स कांस्टेंट।
तो अगर कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट हो गया है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट 0 हो गया है? Yes, sir. और कैपेसिटर वाली ब्रांच में I2 करंट माना हुआ था, ऊपर वाली में I3, बैटरी से I1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन स्टेडी स्टेट I2 विल बी 0? और इसका लॉजिक क्या है? सिंस चार्ज हैज नाउ बिकम, स्टेडी स्टेट का मतलब ही ये है ना। ठीक है बच्चों, अगर I2 0 हो गया है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो आउटर पार्ट है सर्किट का वो पूरा सीरीज में हो गया? Yes. इसका मतलब I1 और I3 बराबर हो ही गए, और इनकी वैल्यू कितनी आ गई? E डिवाइडेड बाई 3R। I1 और I3 बराबर हो गए और ये बराबर आ गए किसके? E डिवाइडेड बाई 3। ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. है ना? अच्छा, अब हमें पता लगाना है, ये करंट तो सारे स्टडी स्टेट में पता चल गए, अब हमें चार्ज और पता लगाना है कैपेसिटर पे, है ना? वो कैसे पता लगाएं? देखो, चार्ज का सीधा सा फंडा है कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता चल जाए तो चार्ज भी पता चल जाएगा। क्यों बेटे? क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है ना। या पिछला पेज नोट कर लिया था बच्चों सबने? Yes, sir. ओके, अब देखो क्या है, ये 2R है, ये R है, ये R है, ये E है। हम कह रहे हैं कि ये वाला करंट 0 फ्लो हो रहा है, स्टेडी स्टेट आ गई है, और यहां से करंट फ्लो हो रहा है I1 जो कि बराबर है E/3R के, और वही करंट अब इधर भी जा रहा है, I3 I1 के बराबर ही फ्लो हो रहा है जो कि E/3R के बराबर। अब क्या होगा भाई? देखो, इस पॉइंट को आप ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, तो VA माइनस VB की क्या वैल्यू आएगी बच्चों? क्या इसको E/3R इंटू 2R ऐसा लिख सकता हूँ? yes, sir. E/3R इंटू 2R, R से R कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया? 2E/3 के बराबर। VA माइनस VB कितना आ गया बच्चों? 2E/3 आ गया। अब देखो, अगर आपने इस पॉइंट को ए नाम दिया है तो क्या ये वाले पॉइंट को भी ए नाम दे सकते हैं अपन? Yes, sir. और क्योंकि रेजिस्टर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आना चाहिए, यानी रेजिस्टर का जो राइट एंड है वो भी ए ही कहलाएगा, और ये बी है तो ये भी बी कहलाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर भी
capacitor is also equal to VA minus VB? बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ सर। That is 2E by, तो यानी के चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना आ जाएगा, C multiplied by 2E by 3, that is 2CE by, ये हो जाएगा स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये हो जाएगा स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्या बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो हम क्या है, ऐसा रूल भी बना सकते हैं कि अनचार्ज कैपेसिटर को हम एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हैं सर्किट में, और जो स्टेडी स्टेट में है कैपेसिटर को, उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, an uncharged capacitor can be replaced by an ideal wire for calculation of instantaneous values of current. Or in steady state, capacitor can be replaced by open switch. In steady state, capacitor can be replaced by open switch. क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब इसका एक पार्ट और था, क्या, चार्ज एट टाइम t, जो फर्स्ट पार्ट था इसका। तो देखो, पहले चार्ज पता लगाने के लिए एक शॉर्टकट बताता हूं मैं। शुरू में चार्ज 0 था, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा, तो जब भी चार्जिंग की इक्वेशन लिखनी हो, आप क्या लिखो, वो हमेशा इसी तरह की आएगी, चार्ज इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट चार्ज इनटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। जैसे इस केस में स्टेडी स्टेट चार्ज तो हमें पता ही है, CE by 3 on 1 minus e raised to the power minus t by tau। टाउ को कितना लिख दें हम, टाउ बराबर होगा किसके, R इक्विवेलेंट इंटू C। टाउ बराबर होगा किसके,
अच्छा ये 2CE/3 था, सॉरी, स्टेडी स्टेट चार्ज कितना था, 2CE/3। तो ये अब ये R इक्विवेलेंट क्या है? देखो R इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि भाई क्या हो, जो भी ये आपका सर्किट कनेक्टेड है ना, जो भी ये सर्किट मेरा कनेक्टेड है, ये एक्चुअल में क्या हो जाए, कुछ ऐसे सर्किट में कनेक्ट हो जाए कि कैपेसिटर कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड हो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर। समझ रहे हैं बच्चों? कैपेसिटर में जितना भी चार्ज आए वो मैं किस एक रेजिस्टर के थ्रू होकर के आ रहा है ऐसा मानो। इसका मतलब क्या है, ये दो जो टर्मिनल्स हैं इनके अक्रॉस जो पूरा रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कितना है, उसका इक्विवेलेंट मुझे पता लगाना। समझ रहे हो ना बच्चों? आर इक्विवेलेंट क्या है? आर इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट across terminals of capacitor। Equivalent resistance of circuit across terminals of capacitor। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। यस सर। तो इस पर्टिकुलर केस में कैसे निकालेंगे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर? आप क्या करो, कैपेसिटर के टर्मिनल्स को तो ऐसा मान लो, है ना, और बैटरी को, अगर बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उससे रिप्लेस कर दो, वरना उसको भी एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर, ऐसा सर्किट बना दो। अब अगर मैं इस टर्मिनल को कुछ x नाम दे रहा हूँ, इसको y नाम दे रहा हूँ, तो ये y है तो यहाँ तक y ही होगा, और इधर y है तो यहाँ तक y ही होगा। इसे अगर हम कुछ z नाम दे दें तो ये भी z हो जाएगा। अब ये ऊपर वाले जो दो, ऊपर वाला जो रेजिस्टर है वो z और y के बीच में कनेक्टेड है, नीचे वाला रेजिस्टर भी z और y के बीच में कनेक्टेड है ना, z और y के बीच में ये दोनों कनेक्टेड। तो क्या ये 2R और R को पैरेलल में मान सकते हैं? तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। तो ये X, ये Y, और इधर आ जाएगा R, और इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा ये Z और Y के बीच में कनेक्ट करना है, तो यह वाला पॉइंट है Z और Y के बीच में एक मैं कनेक्ट कर देता हूँ सिंगल रेजिस्टर, वो आ जाएगा 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, यानी 2R/3। तो अब जो कैपेसिटर में पूरा का पूरा चार्ज आएगा उसके लिए मैं इस इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को इक्विवेलेंट मान सकता हूँ। तो 2R/3 प्लस R मिलकर के कितना हो जाएगा, 5R/3। तो R इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों,
ये बात समझ में आती है? मतलब चार्ज एट टाइम टी को हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज एट टाइम टी आ जाएगा आपका स्टेडी स्टेट चार्ज, दैट इज 2ce/3 into 1 minus e raised to the power minus t divided by 5rc/3, यानी कि कितना? 2ce/3 into 1 minus e raised to the power minus 3t/5r, ये ऐसा है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes. ओके। अब देखो इसको अपन प्रॉपर तरीके से अगर करते, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह ये सब के सब अपन बनाते करते, है ना, तो भी क्या है, यही आंसर आ जाता अपना बच्चों, है ना, तब भी अपना यही आंसर आ जाता। कैसे? प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के भी इसको एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। आगे से इस मेथड को नहीं यूज करेंगे अपन, लेकिन अभी अपन इसको एक बार डिराइव कर ही लेते हैं। देखो अरे तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। अ, ये हमारे पास ऊपर एक 2R रेजिस्टेंस था, यहाँ एक R रेजिस्टेंस है, ये एक कैपेसिटेंस है, ये एक और R रेजिस्टेंस है, और ये एक बैटरी है जिसका EMF E। ये कैपेसिटेंस है C, ये है R, ये भी है R। अब यहाँ से हमने माना है करंट आ रहा था I1,
इधर जा रहा है I2, इधर जा रहा है I3। मान लेते हैं t टाइम पे q और माइनस q चार्ज हो गया, तो I2 को तो dq/dt लिख सकते हैं ना बच्चों। एक बार हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले लूप में KVL अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E माइनस I1 इंटू R माइनस I2 इंटू R माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन यहां से आ गई। और एक बार क्या करें, इस बाहर वाले लूप में इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, E माइनस I1 इंटू R माइनस I3 इंटू 2R, E माइनस I1 इंटू R माइनस I3 इंटू 2R, ये बराबर है किसके, 0 के, है ना। अच्छा, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 है या नहीं बच्चों। तो ऐसा इसका I3 को I1 माइनस I2 लिख सकता हूँ। इसको ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन ऊपर वाली में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, E माइनस I1 R माइनस I1 माइनस I2 इंटू 2R इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E माइनस 2I1R प्लस I2 इंटू 2R इज इक्वल टू 0। अब देखो, इस वन इक्वेशन में मुझे परेशानी I1 से है ना। I2 को तो मैं वैसे भी dq/dt लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस टर्म, I1 इंटू आर वाली टर्म में एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, E प्लस 2I2R को लिख लूंगा 2I1R, यानी 3I1 आ रहा है, किधर बेटे, 3I1 आ 3I1 आ रहा है, 3I1 आ रहेगा, बिल्कुल सही बात। यहाँ पर कितना आएगा, 3I1, तो E प्लस 2I2R इक्वल टू 3I1R। तो E प्लस 2I2R/3 की वैल्यू को हम कितना लिख देते हैं, I1 इंटू R। इसको मान लो आप इक्वेशन 3 नाम दे दो, तो सब्स्टिट्यूट I1 इंटू R फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा बच्चों, E माइनस Q/C माइनस I2 इंटू R माइनस I1 इंटू R की वैल्यू पुट कर देता हूँ, E प्लस 2I2R/3 इज इक्वल टू 0। E माइनस E/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2E/3 माइनस Q/C माइनस 5I2R/3 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है बच्चों।
Yes, sir. तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा ये 2CE minus 3Q divided by 3C is equal to 5R by 3 into I2 को लिख देता हूं dq by dt। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 2CE minus 3Q divided by 5RC is equal to dq by dt, यानी कि dt divided by 5RC is equal to dq upon 2CE minus 3Q, और अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा t divided by 5RC is equal to -1 by 3 ln of 2CE minus 3Q, और इसको 0 से Q तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास LHS में आ जाएगा -3t by 5RC। दिस इज इक्वल टू ln of 2CE minus 3Q divided by 2CE। इसका मतलब 2CE minus 3Q divided by 2CE is equal to e raised to the power -3t by 5RC, या 2CE minus 3Q equal to 2CE into e raised to the power -3t by 5RC। तो क्या हो जाएगा 2CE by 3 into 1 minus e raised to the power -3t by 5RC equal to Q। ये वैल्यू चार्ज की आ जाएगी। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। क्या यही वैल्यू पहले भी आई थी अपनी? देखो यस 2CE by 3 1 minus e raised to the power -3t by 5RC, ये रहा। है ना? तो आप प्रॉपर इसको डिफरेंशिएशन वगैरह करके करोगे तब भी ये ऑफ कोर्स आ ही जाएगा, है ना? सर, प्रीवियस वाला मेथड हमेशा एप्लीकेबल होगा? क्या बोल रहे हो बेटे? हमेशा एप्लीकेबल होगा जब तो पहला मेथड सीखेगा। हाँ हाँ हाँ, हमेशा एप्लीकेबल होगा फॉर अ सिंगल कैपेसिटर सर्किट। एक कैपेसिटर होना चाहिए बस, है ना?
नोट कर लिया बच्चों सबने? हो गया सर। ओके। तो ये बेसिकली दिस इज एक्चुअली अबाउट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, एक सवाल मैं आपको दो कैपेसिटर वाला ही बता सकता हूँ। उस जनरली क्या है, देखो ये मतलब दो कैपेसिटर वाला है, लेकिन उसको सिंगल कैपेसिटर में रिड्यूस कर सकते हैं इक्विवेलेंट लगा करके, है ना। उस तरह के क्वेश्चंस मान लो कि क्या है, आपसे कहा जाए कि देयर इज अ रेजिस्टर एंड these are two uncharged capacitors initially capacitors were uncharged, switch is closed at t equal to 0, find charge on two capacitors at time t. This is capacitor A, this is capacitor B. तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, क्या ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं बच्चों? यस सर। तो since A and B are in parallel, मैं क्या बोल सकता हूँ, इनका इक्विवेलेंट 3C हो जाएगा। तो मेरे पास सर्किट कुछ ऐसा सर्किट में रिड्यूस हो जाएगा। तो चार्ज एट टाइम टी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा CE इंटू 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई 3RC। ये इस पूरे इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे मिला करके इतना चार्ज आ जाएगा, है ना। सर 3C 3CE, बिल्कुल सही बात। 3CE इंटू 1 माइनस ई रेस पावर माइनस टी बाई 3RC।
अब इसमें से ए पे कितना चार्ज आएगा और बी पे कितना चार्ज आएगा? चार्ज लिखने से पहले एक छोटी सी बात आप ये भी देख सकते हो कि जो इस 3C के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही मैंने इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस ही तो 3C को लगाया है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो दिस डिवाइडेड बाय 3C ऐसा कर दूं तो Q बाई 3C कर देता हूं, यानी कि वो आ जाएगा E इंटू 1 - e⁻³ -t/3R, ये ऐसा आ जाएगा। तो चार्ज ऑन ए कितना आ जाएगा बेटे? चार्ज ऑन ए आ जाएगा CV यानी CE इंटू 1 - e⁻³ -t/3RC, और चार्ज ऑन बी कितना आ जाएगा? 2CV, तो दैट इज 2CE इंटू 1 - e⁻³ -t/3R। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. कॉपी करना। हाँ, कॉपी। हाँ सर। ओके। ओके। हाँ, अब देखो क्या है बच्चों, ये हमारा पूरा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला जो पार्ट है ये खत्म होता है ना। अब हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। What are dielectric materials? Basically, dielectrics are non-conducting polar or non-polar materials which acquire a net polarization when placed in some external electric field. Net polarization on a मैक्रोस्कोपिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे तो पोलराइज हो ही सकते हैं पहले से, ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल when placed in
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। है ना? इसका मतलब क्या है बच्चों? जैसे मान लो कैपेसिटर की प्लेट्स, और इन प्लेट्स के बीच में मैंने क्या किया, कोई एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इंसर्ट कर दिया। कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल मैंने इंसर्ट कर दिया, कोई भी हो सकता है ना? और इस कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज। तो इसका मतलब इसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है इधर। अच्छा, ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज को फ्री चार्ज कहा जाता है। फ्री चार्ज मतलब ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया। ये किसकी वजह से आया है? फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस फ्री चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, तो इसको E ड्यू टू फ्री चार्ज बोलेंगे। और E ड्यू टू फ्री चार्ज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। इन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही होगा, है ना? अब इसमें मीडियम का प्रभाव क्या आएगा वो अपन देखेंगे। मीडियम की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, वो अपन देखेंगे वो कैसे चेंज होता है। डाइलेक्ट्रिक आखिरकार करता क्या? तो देखो क्या होगा बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसमें एक पोलराइजेशन क्रिएट होगा। देखो हमें पता है कि कोई भी एक डाइपोल जो होता है माइनस प्लस चार्ज से मिलके बना हुआ, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है H2O, तो उसमें ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव है, हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पोलराइजेशन है, इसका मतलब इसका खुद का एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। एंड एनी डाइपोल it experiences torque in the direction of electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोशिश करता है? डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है। क्या कोशिश करेगा बच्चों? अगर मान लो डाइपोल मोमेंट किसी और डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो क्या हम बोलते हैं कि इस पर टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगता है? Yes. So that vector P becomes parallel to vector E। अब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, ये पानी के मॉलिक्यूल के जैसे कई सारे डाइपोल के मॉलिक्यूल
इसमें भी है ना। तो ये क्या करेगा, उनको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करेगा, उनको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करेगा। ये बात समझ में आती है। और अपनी डायरेक्शन में अलाइन करके, अपनी डायरेक्शन में अलाइन करके क्या करेगा, हम ऐसा मान सकते हैं कि इस डायरेक्शन में कई सारे डाइपोल्स अपने आप को अलाइन कर लेंगे। सारे तो अलाइन नहीं करेंगे, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इस राइट साइड में एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट, है ना। तो नेट डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स राइट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो लेफ्ट वाली साइड है ना, जहां पर पॉजिटिव फ्री चार्ज है, वहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्यों बेटे, ऐसा मान सकते हैं अपन। ये जो चार्जेस है ना, ये वाले नेगेटिव और पॉजिटिव, इनको बोलते हैं बाउंडेड चार्जेस। इनको क्या बोलते हैं, बाउंडेड चार्जेस। ठीक है। अब ये बाउंडेड चार्जेस खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। वो इस डायरेक्शन में होगा। ई ड्यू टू बाउंडेड चार्जेस, वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं। तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ई ड्यू टू फ्री चार्जेस माइनस ई ड्यू टू बाउंडेड चार्जेस। ई ड्यू टू फ्री चार्जेस को लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ई ड्यू टू बाउंडेड चार्जेस को लिख सकते हैं, जो बाउंडेड चार्ज इंड्यूस हुए हैं वो डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। और क्या देखा जाता है कि ये जो ई नेट होता है, ये जो ये प्रोपोर्शनली आ जाता है किसके, फ्री चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसी के प्रोपोर्शनल आ जाता है। कितना आ जाता है, एक फैक्टर से डिवाइड हो जाता है। उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी कि ई नेट कितना आ जाता है, Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, है ना। मतलब ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट आप कैंसिल करो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो बाउंडेड चार्ज इंड्यूस हुआ है वो ओरिजिनल चार्ज Q के प्रोपोर्शन में इंड्यूस हुआ है, Q इंटू 1 - 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये बात समझ में आती है। यस सर। और यही फॉर्मूला हम चार्ज डेंसिटी के भी लिए भी लगा सकते हैं कि सिग्मा बाउंडेड इज इक्वल टू सिग्मा फ्री इंटू 1 - 1 बाई एप्सिलॉन आर। जहां पे एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव
परमिटिविटी और dielectric constant of the medium. Relative permittivity or dielectric constant of the medium. ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. Yes. अब देखो बेटे क्या है, इससे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ये दो कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, चार्ज Q और माइनस Q है, और इनके बीच में मैंने एक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। तो इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा बेटे? Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण समझ लिया अपन ने, ऐसा क्यों हुआ, है ना? एप्सिलॉन आर को क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। क्लियर है बच्चों ये बात? Yes, sir. अब ये डिस्टेंस d है अगर, तो v प्लस माइनस v माइनस इन प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या E इंटू डी ऐसा लिख सकते हैं? यानी कि v प्लस माइनस v माइनस को कितना लिख सकते हैं? Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू डी, या Q डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस v माइनस की क्या वैल्यू आ जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाय d, है ना? और इसी को तो कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन r मल्टीप्लाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय d, या C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन r मल्टीप्लाइड बाय C। क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes. है ना?
मतलब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। है ना? अच्छा, ये तो एक बात रही। नाउ व्हाट इफ हमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कैसा कि ये दो कैपेसिटर्स हैं ऑफ इक्वल कैपेसिटेंसेस C and they are connected in series across a battery of EMF E. This is capacitor A, this is capacitor B. Now a dielectric slab having dielectric constant equal to 2 is inserted between the plates of capacitor B. Find the charge flow in the circuit. Heat produced. ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? इनिशियल कंडीशन में क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2 है, तो दोनों कैपेसिटर्स के पास कितना कितना चार्ज है बच्चों? CE/2 CE/2 दोनों के पास चार्ज है। ये बात समझ में आती है? और फाइनल कंडीशंस में क्या हो जाएगा? एक का कैपेसिटेंस हो गया C, दूसरे का हो गया 2C, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों? C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C, यानी कितना? 2C/3 के बराबर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो चार्ज 2CE/3 2CE/3 फ्लो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? इसका कैपेसिटेंस 2C हो गया है, इसका अभी C है। इसका मतलब क्या हुआ? बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया, या बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया, या बैटरी पे पॉजिटिव वर्क हुआ इधर से उधर जाने में? बैटरी ने वर्क बैटरी ने वर्क किया, है ना? देखो इस प्लेट को देख सकते हो आप, इस प्लेट पे पहले चार्ज था CE/2, अब चार्ज आ गया है 2CE/3, मतलब बैटरी ने कुछ चार्ज सप्लाई किया होगा, तभी तो चार्ज बढ़ा है ना इस पे। तो हम क्या लिख सकते हैं? CE/2 प्लस Q इक्वल टू 2CE/3, यानी Q की क्या वैल्यू आ गई?
2CE/3 minus CE/2, that is LCM आ जाता है 6 और 2 2 4, तो CE/6 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. ओके, तो अब क्या है बच्चों, अब कैसे लिखेंगे? देखो क्या क्या पता लगाना था। चार्ज फ्लो का आंसर तो पता लगा लिया अपन। वर्क डन बाय बैटरी कितना लिख देंगे? इक्वल टू CE/6 multiplied by E, that is CE²/6, है ना। चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड लिखते हैं। देखो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड कितना आया है, तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड लिख देते हैं। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड को लिख दूंगा हाफ C इक्विवेलेंट, दैट इज 2C/3 इंटू E²। इनिशियल एनर्जी को लिख दूंगा हाफ, जो इनिशियल C इक्विवेलेंट था C/2 इंटू E², मतलब के हाफ E² कॉमन आया, 2C/3 में से C/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये C/6 आ जाएगा, तो ये 1/12 CE² आ रहा है बेटे। बैटरी ने इतना वर्क किया, लेकिन कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी सिर्फ इतनी अमाउंट से बढ़ी, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो बचा है वो हीट में डिसिपेट हो गया? क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वैल्यू आ जाएगी CE²/12। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं डाइलेक्ट्रिक के, है ना। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं, देखो मान लो कि प्लेट्स के बीच में हमने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट किया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम दे देता हूं, है ना। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस T है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D था, है ना। आप थोड़ी देर के लिए इस डिस्टेंस को D1 और इधर वाली डिस्टेंस को D2 मान लीजिए। D1 और D2 दोनों ही रीजन में एयर है ना। डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने ऐसी इंसर्ट करी।
इसका कैपेसिटेंस क्या होगा ये हमें पता करना। तो देखो कैपेसिटेंस का सीधा सा हिसाब किताब है कि अगर यहाँ चार्ज Q और माइनस Q आप मान लो तो कैपेसिटेंस इज Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस, ऐसा लिख सकते हैं बच्चा। अब देखो इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कहूँ E2 है, इधर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ E1 है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ E3 है, तो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ रही है, क्या इसको E1 D1 प्लस E2 इंटू टी प्लस E3 इंटू D2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसका मतलब कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू आ जाएगी? Q डिवाइडेड बाई E1 D1, तो E1 को लिख देंगे Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D1, E2 को लिख देंगे Q बाई K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T प्लस Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D2। तो C डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी? Q से Q सब जगह से कैंसिल कर दो आप, तो आपके पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2 प्लस T डिवाइडेड बाई K, और D1 प्लस D2 को D माइनस T लिख सकते हैं ना। कैपेसिटेंस आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, ऐसा कैपेसिटेंस की वैल्यू। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज क्यों हुआ बीच में? अरे डाइलेक्ट्रिक है ना बेटे, तो क्या होगा? हमने बताया था ना यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है, ओके सर। पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर के क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लग जाते हैं, तो नेट हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं? जो अपना फ्री चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं। समझा सर। ये बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? यस सर। अच्छा, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, कैसे? C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन D माइनस T डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट प्लस T डिवाइडेड बाई K A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस, सॉरी, 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस 1 अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T, या C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूं कि दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं जो कि सीरीज में, दो कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज में रखे हुए हैं। एक कैपेसिटर के बीच में एयर ही है, लेकिन उसके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है D माइनस टी। दूसरे कैपेसिटर के बीच में के डाइलेक्ट्रिक है और उसकी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है कितना? T। ये बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. है ना। तो एज इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा भी अपन इसको मान सकते हैं। या देखो, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, ये प्लेट्स हैं और इनके बीच में ये 3 डाइलेक्ट्रिक की स्लैब्स लगा रखी हैं। ऑफ थिकनेसेस T1, T2 एंड T3। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? कैपेसिटेंस को आप Q बाई V प्लस माइनस V माइनस से लिखो, तो वो हो जाएगा E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3। E1 को क्या लिखेंगे? E1 को लिखेंगे Q बाई K1 A एप्सिलॉन नॉट इंटू T1। E2 को लिखेंगे Q बाई K2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू T2। E3 को लिखेंगे Q बाई K3 A एप्सिलॉन नॉट इंटू T3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 अपॉन क्या, और A एप्सिलॉन नॉट को भी आप ऊपर ले जाओ, तो या तो आप दो तरह से इसको याद रखो। या तो आप कैपेसिटेंस को ऐसे लिख लो, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। या इसको एक और फॉर्मेट में आप याद रख सकते थे, C इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई क्या, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई T1 प्लस 1 बाई K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई T2 प्लस 1 बाई K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये बात समझ में आती है बेटा? Yes. सर हमने इन तीनों डाइलेक्ट्रिक्स को जोड़ दिया तो कोई डिफरेंस आएगा? जोड़ दिया मतलब बेटे? एक साथ मिला लिया तो तीनों को ही? नहीं नहीं, मतलब देखो है तो तीनों अलग अलग ही ना, तो मतलब कहने का मतलब है कि तो ये आपस में, इनके बीच में ये Contact. वाला गैप जीरो, कांटेक्ट हो रहा है। हाँ, Yes. कांटेक्ट कांटेक्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। Yes. ठीक है, जैसे कोई यूं कह दे ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, स्टिल बोथ आर सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। Okay, sir.
उसकी जगह अगर मान लो ऐसा हो जाए, कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इनके बीच में हमने दो स्लैब्स ऐसे इंसर्ट कर दी, इस तरह से K1 K2। अब देखो बेटे, मान लो इतना जो एरिया है ये है एरिया A1 और ये जो एरिया बचता है ये है एरिया A2। हम ऐसा करते हैं, A1 एरिया पे जो चार्ज आया है उसको बोल देते हैं Q1 और A2 एरिया पे जो चार्ज आया है उसको बोल देते हैं Q2। A1 एरिया पे चार्ज आया है Q1, A2 एरिया पे चार्ज आया है Q2। तो जो मेरा कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई V। ये पूरी प्लेट सेम पोटेंशियल पे है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वाली रीजन में आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इधर भी आएगा। या Q1 प्लस Q2 को हम लिख दें कितना, CV। अब देखो Q1 को क्या लिखेंगे अपन, या ऐसे लिखो कि इस वाले रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है मुझे तो वो हो जाएगा Q1 बाई K1 A1 एप्सिलॉन नॉट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को D से मल्टीप्लाई करूंगा तो V आ जाएगा, यानी कि Q1 की वैल्यू आ जाएगी K1 A1 एप्सिलॉन नॉट इंटू V डिवाइडेड बाई D। और उसी तरीके से इधर वाले रीजन में भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को D से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी V ही आएगा, तो Q2 डिवाइडेड बाई K2 A2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D कर दें तब भी मेरे पास V आ जाएगा, यानी कि Q2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, K2 A2 एप्सिलॉन नॉट इंटू V डिवाइडेड बाई D। ये ऐसा आ जाएगा। इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट इंटू V बाई D प्लस K2 A2 एप्सिलॉन नॉट इंटू V बाई D, ये बराबर है CV के। तो V से V कैंसिल हो गया, इसका मतलब कि C की क्या वैल्यू आ जाएगी, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस K2 F2 एप्सिलॉन नॉट बाई D, क्या ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। V से V कैंसिल हो गया, तो C आ गया K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाई, या इसको C1 प्लस C2 ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्यों बच्चों? Yes, sir. As if there are two capacitors and they are connected in parallel, है ना। इसका एरिया A1, इसका एरिया, ये बात समझ में आती है बच्चों।
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मान लो आपसे कहा जाए कि ये K1 वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, K2 वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो ये E1 और E2 का रेशो पता लगा सकते हो क्या? देखो, E1 को आप क्या लिखते हो? Q1 बाई K1 A1 एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखते हो। ऑल्सो E1 इंटू डी को V लिखते हो कि नहीं लिखते? इसका मतलब E1 को V बाई डी लिख सकते हो। उसी तरह से दूसरे वाले हिस्से में अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E2 इंटू डी को भी V लिखते हैं, यानी E2 को भी V बाई डी लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन से क्या आप बोल सकते हो कि E1 और E2 बराबर होने वाले हैं? Yes, sir. E1 और E2 की वैल्यू बराबर है ना? क्या ये बात समझ में आ रही है इसको? Yes, sir. तो ठीक है बच्चों, बाकी जो है फिर अपन इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना? सर आप नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर सकते हैं। टेस्ट हाँ में आ रहे बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? अभी डाइलेक्ट्रिक के तुम फोर्स वाले क्वेश्चन छोड़ देना, है ना? एक्सेप्ट फॉर force on dielectric you can attempt all the questions from exercise 1 except for force on dielectric। बस एक यही वाला पार्ट अपना बचता है, बाकी खत्म हो चुका है अपना, ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल, है ना?